नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो जितना खौफनाक है उतना ही दिलचस्प भी। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। एक ऐसा नाम जिसने अपनी तलवार की नोक पर दुनिया का नक्शा तो बदला ही, लेकिन साथ ही, और ये बात आपको सच में हैरान कर देगी, उसने इंसान की जेनेटिक्स यानी हमारी आनुवांशिकी को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग चेहरों की है। एक तरफ एक बेरहम विजेता और दूसरी तरफ आज की दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का पूर्वज। तो चलिए इस रहस्य को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे इस आंकड़े से शुरू करते हैं। 1,60,00,000। जरा सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मॉडर्न साइंस और डीएनए रिसर्च ने हाल ही में एक ऐसा सच उजागर किया है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज पूरी दुनिया में करीब 1,60,00,000 पुरुष ऐसे हैं जिनका डीएनए बिल्कुल सीधा, जी हां सीधा, सिर्फ एक ही इंसान से जाकर जुड़ता है, और वो इंसान है चंगेज खान। मतलब इस आदमी का असर सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आज भी इस वक्त करोड़ों लोगों की रगों में जिंदा है। आज के हमारे इस सफर का खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक अनाथ का खूनी उदय, फिर कैसे उसने दुनिया का नक्शा बदला, मनोवैज्ञानिक युद्ध में उसकी महारत, उसकी छोड़ी गई सबसे बड़ी आनुवांशिक विरासत, उसकी शापित और छिपी हुई कब्र का रहस्य, और आखिर में यह सवाल कि वो दुनिया के लिए एक राक्षस था या फिर एक राष्ट्रीय नायक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक अनाथ का खूनी उदय। देखिए, कोई भी क्रूर शासक अपनी मां के पेट से क्रूर पैदा नहीं होता, अक्सर हालात उसे वैसा बनाते हैं। चंगेज खान, जिसे बचपन में तेमुजिन कहा जाता था, उसकी कहानी एक बहुत ही गहरे सदमे से शुरू होती है। जब वो बच्चा सिर्फ 9 साल का था, दुश्मनों ने उसके पिता को जहर देकर मार डाला, और उसके तुरंत बाद उसके अपने ही कबीले ने उसे और उसके परिवार को मरने के लिए भयानक जंगलों में अकेला छोड़ दिया। जिंदा रहने के लिए इस छोटे से बच्चे ने क्या कुछ नहीं किया। चूहों से लेकर पेड़ों की जड़ों तक को खाया, उसे गुलाम तक बनाया गया, गले में लकड़ी का एक भारी पट्टा जिसे कांग कहते हैं पहनाया गया। लेकिन 13 साल की उम्र में जो हुआ, उसने तेमुजिन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। शिकार के एक छोटे से झगड़े में उसने अपने ही सौतेले भाई को मार डाला। यहीं से उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ ताकत की और जिंदा रहने की। इसी ताकत के दम पर साल 1206 में उसने सारे कबीलों को एक किया और बन गया चंगेज खान। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दुनिया का नक्शा बदलना। मंगोलिया पर कब्जा करने के बाद तो जैसे चंगेज खान की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। उसका फैलाव इतना तेज और इतना खौफनाक था ना कि उसने देखते ही देखते दुनिया की करीब 22% आबादी पर अपना राज कायम कर लिया। कहा तो यहां तक जाता है कि उसके कत्लेआम का पैमाना इतना बड़ा था कि उस वक्त पूरी पृथ्वी का तापमान कुछ समय के लिए नीचे गिर गया था। ओट्रार शहर की घटना ही ले लीजिए। जब वहां के शासक ने चंगेज के दूतों को बेरहमी से मारा, तो उसने बदले में पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य का नामो निशान ही मिटा दिया। उस लालची शासक की आंखों और कानों में खौलता हुआ पिघला चांदी डाला गया। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। और निशापुर शहर, वहां तो जब एक तीर लगने से चंगेज के दामाद की मौत हुई, तो अपनी बेटी के दुख को शांत करने के लिए उसने पूरे शहर को ही तबाह करने का हुक्म दे दिया। सिर्फ 10 दिनों के अंदर 17 लाख लोगों को काट डाला गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन को इतनी बुरी तरह खोदा गया कि वहां दोबारा घास का एक तिनका तक ना उग सके। बुखारा शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में घुसकर अपने घोड़ों के पैरों तले पवित्र ग्रंथों को रौंदते हुए उसने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी खौफ पैदा करती है। उसने कहा था, मैं खुदा का कहर हूं, अगर तुमने बड़े पाप न किए होते तो खुदा मुझे तुम पर अजाब बनाकर न भेजता। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये उसकी अपनी खुद की छवि थी। वो सच में खुद को एक दैवीय सजा मानता था, और इसी एक सोच ने उसके हर जुल्म को उसके अपने ही दिमाग में बिल्कुल सही साबित कर दिया था। हमारा तीसरा हिस्सा हमें बताता है कि उसकी असली ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी उस्ताद था। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात है ना, वो ये है कि उसकी असली जीत युद्ध के मैदान से ज्यादा लोगों के दिमाग में होती थी। मानव ढाल या ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल मंगोल करते थे, वो सच में रूह कपा देने वाला था। जब वो किसी नए शहर पर हमला करते तो पहले से जीते गए शहरों के मासूम लोगों को, जिनमें बूढ़े और छोटे छोटे बच्चे तक शामिल होते थे, उन्हें अपनी सेना के बिल्कुल आगे खड़ा कर देते थे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। किले के अंदर मौजूद दुश्मनों को मजबूरन अपने ही लोगों, अपने ही देशवासियों पर तीर चलाने पड़ते थे। साल 1209 में तुंगुत साम्राज्य पर हमले के दौरान बिल्कुल यही हुआ था।
दुश्मन का मनोबल तो लड़ने से पहले ही चकनाचूर हो जाता था। आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उसके इस बर्ताव को देखकर उसे क्रूर मनोरोगी यानी साइकोपैथ मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसे दूसरों को तड़पता देखकर एक अजीब सी खुशी मिलती थी। अब यही देख लीजिए, वो विशाल और ताकतवर हाथियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे धकेलने का हुक्म देता था, और जब वो बेजुबान जानवर हड्डियां टूटने से तड़पते और चिंघाड़ते तो पता है चंगेज खान क्या करता था? वो पहाड़ की चोटी पर आराम से बैठकर शराब पीते हुए उन पर जोर जोर से हंसता था। वो कुदरत के सबसे ताकतवर जीवों को अपने सामने इस तरह बेबस देखकर अपनी ताकत का एहसास करना चाहता था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, इतिहास की सबसे बड़ी आनुवांशिक विरासत। इतने खौफ और खून खराबे के बीच उसके साम्राज्य की एक और लहर थी जो बिल्कुल खामोशी से पूरी दुनिया में फैल रही थी, और ये आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि उसका बायोलॉजिकल असर कितना विशाल था। दुनिया का हर 2वां आदमी सीधा उसका वंशज है। ये कैसे हुआ? दरअसल उसने अपने जीवन काल में 500 से भी ज्यादा शादियां की। वो जिस भी राज्य को हराता वहां की राजकुमारियों को अपने हरम का हिस्सा बना लेता था। मतलब उसकी जीतों ने सिर्फ नक्शे पर लकीरें ही नहीं बदली, बल्कि आने वाली कई सदियों के लिए पूरी दुनिया की जेनेटिक बनावट को ही जड़ से बदल कर रख दिया। हमारा 5वां हिस्सा हमें इतिहास के एक बहुत बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, उसकी शापित और छिपी हुई कब्र। साल 1227 में इस खौफनाक सफर का अंत तो हुआ, लेकिन उसकी मौत आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। कोई कहता है घोड़े से गिरकर मौत हुई, तो कुछ मानते हैं कि पश्चिमी जिया की किसी राजकुमारी ने उसकी हत्या कर दी। खैर जो भी हो, लेकिन उसका आखिरी फरमान सच में डरावना था। चंगेज खां का साफ आदेश था कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र का पता किसी भी हाल में किसी को नहीं चलना चाहिए, और इस राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए हत्याओं की एक ऐसी चेन शुरू हुई जो शायद ही इतिहास में कहीं और देखने को मिले। कब्र खोदने वाले 2000 गुलामों को मार दिया गया। फिर उन गुलामों को मारने वाले सैनिकों को एक दूसरी टुकड़ी ने मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि उसकी लाश को ले जाने वाले रास्ते में जो भी करीब 20,000 बेगुनाह लोग मिले, उन सबको काट डाला गया ताकि कोई चश्मदीद गवाह ही ना बचे। और अंत में उस सूखी कब्र के ऊपर से एक पूरी नदी का बहाव ही मोड़ दिया गया ताकि वहां कभी कोई निशान ना बचे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी उस कब्र को क्यों नहीं ढूंढा जा सका? तो देखिए, बात सिर्फ भूगोल की नहीं है, बात है एक बहुत ही खौफनाक श्राप के डर की। 1941 की इस घटना को ही देख लीजिए, जब सोवियत तानाशाह स्टालिन ने तमाम चेतावनियों के बावजूद चंगेज खान के वंशज तैमूर लंग की कब्र खुलवाई थी ना, तो उसके ठीक 3 दिन बाद ही हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया और उसमें लाखों लोग मारे गए। उस दिन से लोगों के मन में यह दहशत बिल्कुल बैठ गई है कि अगर कभी चंगेज खान की कब्र खुली तो दुनिया का क्या हश्र होगा, ये कोई नहीं जानता। और इसी डर का सबूत है मंगोलिया का एक खोरेक क्षेत्र। ये करीब 240 वर्ग किलोमीटर का महान वर्जित क्षेत्र है। पिछले 800 सालों से यहां किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। 1990s के दशक में जब गुरवान गोल प्रोजेक्ट के नाम से विदेशी टीमों ने सैटेलाइट के जरिए इसे ढूंढने की कोशिश की, तो वहां बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। टीम के सदस्य अचानक रहस्यमयी बीमारियों का शिकार होने लगे, गाड़ियों के टायर अपने आप फटने लगे, और तो और वहां की जनता ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि मजबूरन उस खोज को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, राक्षस या राष्ट्रीय नायक। चंगेज खान की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स यही है। आज दुनिया उसे कैसे देखती है, इसके 2 बिल्कुल ही अलग नजरिए हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उसे खून के प्यासे राक्षस, एक कसाई की तरह देखा जाता है जिसने न जाने कितनी ही सभ्यताओं को खाक में मिला दिया। लेकिन अगर आप मंगोलिया चले जाएं तो वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। उनके लिए वो एक राष्ट्रपिता है, एक रक्षक और राष्ट्रीय नायक है। वहां के एयरपोर्ट्स, सड़कें, करेंसी, यहां तक कि प्रीमियम शराब के ब्रांड्स पर भी आपको चंगेज खान का नाम और चेहरा मिल जाएगा। मंगोलिया के लोगों का तो ये भी मानना है कि उसकी आत्मा आज भी उनके पवित्र प्रतीक काले सुल्दे में बसती है और उनके देश की हिफाजत कर रही है। ये एक ही इंसान को देखने के 2 बिल्कुल विपरीत चश्मे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस एक इंसान की जो एक ही वक्त में विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक बन गया। एक वो अनाथ जिसने दुनिया को अपने पैरों तले रौंद दिया, और आज जिसके डीएनए का अंश दुनिया के करोड़ों लोगों की रगों में जिंदा है। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं
क्या चंगेज खान की शापित और रहस्यमय कब्र को आधुनिक विज्ञान के जरिए खोजा जाना चाहिए, या फिर जो राज जमीन की गहराइयों में इतने खौफनाक तरीके से दफन है उसे हमेशा के लिए खामोशी छोड़ देना चाहिए? सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।